हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस के वीकली कलेक्शन में आपका वेलकम। और टुडे हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। तो नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का नए प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं? ए में है डोनाल्ड ट्रंप, बी में है कमला हैरिस, सी में है जेडी वैंस और डी में है जो बाइडेन। तो राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप भाई दोबारा। और ये यूएसए मानी अमेरिका के 47वें 47th प्रेसिडेंट होंगे और इन्होंने कमला हैरिस को हराया है। किसको हराया है? कमला हैरिस को। और जेडी वॉन्स इनके साथ बने हैं उपराष्ट्रपति। तो दोनों जानते रहे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों। जो बाइडेन अभी तक थे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के। और एक दिलचस्प बात और भी जानते रहिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों बार महिला प्रत्याशी को हराया है। 2016 में इन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया था और इस बार कमला हैरिस को हराया है। तो ये भी रिमेंबर करने वाली बात है, आप इसको रिमेंबर रखिएगा। और इनको दोनों ही सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों ही सदनों में अमेरिका के की संसद को कांग्रेस कहते हैं और वहां के दोनों सदन सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में इनको बहुमत मिल गया है। तो इससे इनको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, इन्होंने मशहूर उद्योगपति एलन मस्क को न्यू स्टार बताया क्योंकि उन्होंने हेल्प किया है भाई इनकी। और इनकी एक और खास बात रही कि आप जानते रहे कि हर नवंबर के जो भी 4 साल का कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो नवंबर का जो पहला मंगलवार पड़ता है उसी दिन वहां वोटिंग की जाती है। रिमेंबर रखिएगा, नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे। और अमेरिका का राष्ट्रपति हमेशा 20 जनवरी को शपथ लेता है, लेकिन इस बार संभावना है कि हो सकता है 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले। इसके पहले यहां पर ग्रोवर क्लीवलैंड भी इसी तरह 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ये 2017 से 2021 तक थे और अब 2024 से लेकर के 28 तक के रहेंगे ये अमेरिका के राष्ट्रपति। इनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली पास्ड अवे, शारदा सिन्हा और केकी हॉकिंसन, बोथ या नन? इसका राइट आंसर सी, बोथ। अभी ये दोनों ही गुजर गई हैं, शारदा सिन्हा और केकी हॉकिंसन। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर, बहुत मशहूर लोक गायिका हैं। इन्होंने फिल्मों में भी गाना गाया है और बहुत अच्छा ये गीत गाती थी। इनकी अभी गुजर गई है। और केकी हॉकिंसन ये दुनिया की पहली विश्व सुंदरी थी जिनका अभी निधन हो गया है। तो आप इनको जानते रहे, 95 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो दोनों को जानते रहे, दोनों ही अभी गुजर गई है। तीसरा क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया, फ्रांस, जापान, चाइना? तो इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया को अभी सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट, सोलर अलायंस जानते हैं कि ये उन देशों का समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं, जिनको सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है। तो उसके लिए भारत को फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है हमारे यहाँ? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अंडरस्टैंड? और इसी से रिलेटेड है आशीष खन्ना, 3rd डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए, इनको इलेक्ट किया गया है। आशीष खन्ना को रिमेंबर रखिएगा। यस, तो इसको याद रखिएगा, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु होस्टेड महासागर इंटरेक्शन रिसेंटली। तो अभी हम देखते हैं कि महासागर, पहले तो ये समझ लीजिए कि महासागर क्या होता है। तो महासागर का फुल फॉर्म होता है, इसका भी महासागर का फुल फॉर्म है कि मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ टू ऑल इन द रीजन। ये इसका फुल फॉर्म है महासागर का।
और इसका आयोजन जो किया गया है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नन, तो इंडियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये इसका 3rd एडिशन था, ठीक है। जो पहला एडिशन इसका 29 नवंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। साल भर में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है और इसमें ये जानते रहिए कि इसमें 10 कंट्रीज ने भाग लिया है, ठीक है। और इसकी थीम है जो 3rd महासागर थीम जो अभी आयोजित की गई, इसकी थीम है ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IOR। IOR का मतलब होता है इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, जो हमारे द्वीपीय राज्य हैं, जैसे 2 हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और दूसरे सारे जो है ना, वो भारत चाहता है कि यहाँ पर शांति और सुरक्षा रहे, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। महासागर इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ सागर इनिशिएटिव। तो सागर इनिशिएटिव क्या है? सागर का फुल फॉर्म होता है सागर इनिशिएटिव, जो 2015 में मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका एम था इंडियाज पॉलिसी ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन इन IOR, इंडियन ओशन रीजन, जो इसके पड़ोसी देश हैं, जो भी इंडियन ओशन रीजन में है, उनकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने मेनलैंड इंडिया की सुरक्षा, तो उसके लिए इसको सागर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। उसी का पार्ट है महासागर। तो महासागर ये वर्चुअली अभी अटेंड किया गया था, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सागर और महासागर का दोनों का मतलब है एक तरह से कि हमारे जो भी इंडियन ओशन रीजन है उसको फुल्ली सिक्योर और स्टेबिलिटी प्रदान करना है। अंडरस्टैंड? इसको आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि व्हेन, कहां पर पहली, वेयर, पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट अभी हेल्ड की गई, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नन। इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी ये हेल्ड की गई है, तो इसको भी आप इसको रिमेंबर रखिएगा। अंडरस्टैंड? वन लाइनर देख लेते हैं। अतानु दास वन ब्रॉन्ज मेडल इन स्विस ओपन इंडोर आर्चरी। अभी इन्होंने माने स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में अतानु दास ने माने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वृद्धिमान शाहा एन इंडियन क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट की डिक्लेयर किया है, तो भी रिमेंबर रखिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेटेड द न्यू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में इसका उद्घाटन उन्होंने किया, वहां के ब्रिस्बेन में, रिमेंबर रखिएगा। विनबैक्स, ये 5th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम इन अंबाला हरियाणा में, विनबैक्स के नाम से। और मनदीप जांगरा वन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल अभी इन्होंने जीता है। साउथ कोरिया हैज फाइंड मेटा, जिसका माने फेसबुक का नया नाम, किसके लिए उन्होंने फाइन किया है साउथ कोरिया ने? नियरली $15 मिलियन ओवर द कलेक्शन ऑफ यूजर डेटा। यूजर का डेटा मैंने कलेक्ट करने के लिए इसको फाइन लगाया इसके ऊपर। और सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये कन्नड़ शॉर्ट मूवी है दैट सिक्योर्ड ए प्लेस इन ऑस्कर 2025 में। किस कैटेगरी में? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको चुना गया है। और उसके बाद है NTPC एंड ONGC हैव पार्टनर टू फॉर्म ए JVC माने ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव। 50-50 का दोनों का शेयर रहेगा। ये रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी इनिशिएटिव के लिए NTPC माने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है, और ONGC जो मतलब ONGC गैस माने है जो ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कंपनी है, इसने दोनों ने समझौता किया है रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी इनिशिएटिव के लिए। यस माय डियर, तो अभी जान जाइए कि अपने यहाँ के जो CGI थे DY चंद्रचूड़ जी रिटायर हो गए हैं और 10 नवंबर को हो जाएंगे। वैसे तो रिटायर हो ही गए हैं अब एक तरह से, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारे 91वें CGI बनेंगे वो संजीव खन्ना जी होंगे। और इन्होंने CGI, इनके पिता जो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें CGI थे इनके पिताजी।
और जिनका कार्यकाल था 22 फरवरी 1977 से 11 जुलाई 1985 तक, यानी करीब 7 साल तक रहा। और चंद्रचूड़ माने डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अपने पिता के 2 बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लेडी ऑफ जस्टिस को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया। इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून जो है ना वो अंधा नहीं है और सजा का प्रतीक नहीं है। इसके अलावा 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और चिन्ह भी इन्होंने जारी किया था। ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है। हमारे देश के CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है। और इसको IMHF शॉर्ट में कहा जाएगा। ठीक है। इसका उद्घाटन ये 2 दिन तक चलेगा। पहला सैन्य विरासत महोत्सव 21 से 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और दूसरा भी यहीं पर है, नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। और इस मौके पर सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह भी मौजूद थे। इसके आयोजन का उद्देश्य जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करने वाले ग्लोबल और इंडियन थिंक टैंक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिशियन और रिसर्च स्कॉलर्स आदि को जोड़ना है। ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के सहयोग से USI द्वारा शुरू की गई परियोजना शौर्य गाथा का भी दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के साथ शुभारंभ किया गया। इस दौरान सैन्य इतिहास पर कई पुस्तकों का विमोचन हुआ, जैसे एयर मार्शल विक्रम सिंह जो रिटायर्ड हैं उनके द्वारा लिखी गई बिकॉज ऑफ दिस ए हिस्ट्री ऑफ द इंडो पाक एयर वार दिसंबर 1971 और भारतीय सेना और USI का संयुक्त प्रकाशन वैल्योर एंड ऑनर, डॉक्टर मृणमयी भूषण द्वारा लिखित साइलेंट वेपन्स डेडली सीक्रेट्स अनवीलिंग द वायो वेपन्स आर्म्स रेस, ये किताब का विमोचन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, वायुसेना, रक्षा अनुसंधान, DRDO, संस्कृति मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख सरकार का पर्यटन विभाग और ब्रिटिश उच्च आयोग इस महोत्सव को आयोजित कर रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए USI जिसने आयोजन किया है इसका, तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवाओं पर सबसे पुराने और प्रमुख थिंक टैंक में से एक है। ये भी अच्छे से जानते रहिएगा। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन USI यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, जो भारत के सबसे पुराने सैन्य और प्रमुख थिंक टैंक में से एक है। रिमेंबर इट। जानिए भाई, कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा राजघाट से शुरू हुई। आप जानते हैं कांग्रेस वाले भाई आए दिन यात्रा करते रहते हैं। इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, जो ठाणे से लेकर के आपका ये दिखाया गया था, जोरहाट तक गई थी और इम्फाल तक गई थी, माने मणिपुर की राजधानी तक। 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरी यात्रा थी ये। और उसके बाद इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो 14 राज्य से 145 दिन चली थी। दूरी कुल 3570 किलोमीटर, 3570 किलोमीटर, जो तमिलनाडु से शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर तक चली थी। ये भी जानते रहिएगा भाई। दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा की शुरुआत हुई है अभी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस के इंपोर्ट से बैन हटा। मतलब ये किताब हमारे भारत देश में अब नहीं इंपोर्ट की जा सकती थी, लेकिन अब 36 साल बाद लगा इस पर इंपोर्ट, जो बैन लगा था, आयात प्रतिबंध हटा लिया गया है। 1998 पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। और द सैटेनिक वर्सेस उपन्यास का हिंदी में अर्थ होता है शैतानी आयतें, जिसमें रुश्दी ने एक काल्पनिक किस्सा लिखा था। इस किताब पर मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति जताई थी, इसलिए इस किताब पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते राजीव गांधी सरकार ने 1988 में सलमान रुश्दी की इस किताब को इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था। भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया था, बताइए।
इतने सारे देश थे, किसी ने बैन नहीं किया, लेकिन भारत ने बैन किया था। किताब के इंपोर्ट को लेकर 2019 में संदीपन खान नामक शख्स ने याचिका इसमें लगाई थी। तो इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सलमान रुश्दी भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। सलमान रुश्दी का पूरा नाम अहमद सलमान रुश्दी है। इनका जन्म ब्रिटिश राज के दौरान 19 जून 1947 को बॉम्बे में हुआ था। और सलमान रुश्दी ने पहला उपन्यास 1975 में ग्रिम्स के नाम से लिखा था। इसके बाद सलमान रुश्दी ने द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, रोज, शालीमार द क्लाउन, 2 साल 8 महीने, 28 रातें और क्विक जोट जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। सलमान रुश्दी ने तकरीबन 12 उपन्यास लिखे हैं और सलमान रुश्दी को मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास के लिए 1981 में बुकर अवार्ड मिला था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसने इस बैन को हटाया, उसने क्या कहा? उसने कहा हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन मौजूद ही नहीं है, इसलिए हम इसकी वैधता की जांच नहीं कर सकते हैं। ये रिमेंबर रखिएगा। अभी हाल ही में असम में भारत भूटान सीमा पर शुरू हुआ पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब इससे ये होगा कि ये चेक पोस्ट असम के दारंगा में बनाया गया है। इसके बनने से दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत अच्छा होगा, व्यापार सुगम हो जाएगा। ठीक है, यह चेक पोस्ट एक ऐसी जगह पर बनी है जहां से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा बहुत बेहतर है। भारत में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 27 इस चेक पोस्ट से कनेक्टेड है, वहीं भूटान की तरफ भी सामद्रुप जोंगखार राजमार्ग मौजूद है। और भारत भूटान को पेट्रोल, डीजल, यात्री कार, चावल, मोबाइल फोन, सोयाबीन, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मालवाहक, ये सब एक्सपोर्ट करता है, जबकि भूटान भारत को फेरोसिलिकॉन, मैग्नीशियम, इलायची, लोहा इस्पात के उत्पाद खरीदता है। ये हम, ठीक है, ये हम वहाँ से खरीदते हैं। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर मैंने क्या कर दिया? जुर्माना भाई दुगना कर दिया है। ये भी आप रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद है, जैसे इसमें था पराली जलाने पर जुर्माना दुगना, पहले था 2 एकड़ से कम 2500 रुपये था, 5000 हो गया, 5000 से 2 से 5 एकड़ तक 5000 पहले था, अब 10,000 है। और पहले था 5 एकड़ से ज़्यादा, जहाँ 15,000 का जुर्माना लगता था अगर 5 एकड़ की कोई पराली जलाएगा, तो अब हो गया 30,000 रुपये। रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय एयरटेल ने लद्दाख के सीमावर्ती शहरों में 4G नेटवर्क की शुरुआत की है। ये भी आप रिमेंबर रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ फिल्म बाजार के 18वें संस्करण का आयोजन गोवा में होगा। ये भी रिमेंबर रखिएगा, याद रखिए। उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक, जिनका नाम है अनिल प्रधान। इनको 3रा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है। यह पुरस्कार उनको ग्रामीण क्षेत्र में STEM यानी STEM, इसको कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की एजुकेशन में बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। अब जान लीजिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार की स्थापना प्रख्यात अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर की स्मृति में गठित रोहिणी नैयर फाउंडेशन ने की है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाती है। सेठ रिचम संगतम को पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनिल प्रधान जो हैं, ये एक इंजीनियर और शिक्षाविद हैं। इनका जन्म उड़ीसा के बराल गांव में हुआ था और इन्होंने अपना जो ये मुहिम शुरू किया था, सिर्फ 3 बच्चों शुरू किया था। अब कई राज्यों में कम से कम 2.5 लाख छात्रों तक इनकी मुहिम पहुंच चुकी है, जो जमीनी स्तर पर बदलाव को दर्शाती है। भारत और जाम्बिया ने संयुक्त स्थायी आयोग का 6ठा सत्र आयोजित किया। तो ये जानते रहिए, लुसाका में भारत जाम्बिया संयुक्त स्थायी आयोग का 6ठा सत्र आयोजित हुआ और इसमें के दौरान दोनों पक्षों ने कृषि, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, संस्कृति, आवास और शहरी विकास, वित्त, विकास,
साझेदारी, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण, रक्षा, खान और खनिज संसाधन, परिवहन और संचार के साथ साथ जल के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा और चर्चा की है। ठीक है। जाम्बिया के विदेश मंत्री मुलाम्बो हैम्बे और भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लुसाका में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी आयोग के 6ठे सत्र में सह अध्यक्षता की। यह यात्रा सामयिक है, यह मतलब इस समझौता क्यों, जो कीर्तिवर्धन सिंह गए हमारे यहाँ के मंत्री, क्योंकि भारत और जाम्बिया अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इसमें कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। यह पहली बार 7 नवंबर 2014 को मनाया गया था और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारत को पोलियो मुक्त बनाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है। भारत को पोलियो मुक्त बनाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इस साल 2024 की थीम है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की इस साल की थीम है होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। अंडरस्टैंड? यस। केंद्र सरकार ने अभी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए लोन दिया जाएगा और इस लोन में बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। ये रिमेंबर रखिएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से जिनकी कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को ये लोन 3% की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना स्कीम। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आइए, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1992 को सुपौल जिले का हुलास में हुआ था। बीएड यूपी से म्यूजिक में एमए किया था। सुखदेव ठाकुर इनके पिता थे और पति स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिन्हा थे। बच्चे अंशुमान सिन्हा और वंदना। 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। 1978 में पहली बार उगहो सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया और 1989 में मैंने प्यार किया की मशहूर फिल्म गाई थी। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, बड़ा मशहूर गीत हुआ था। समस्तीपुर वीमेन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम किया था। छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि के गीत गाए और इन्होंने गिरमिटिया मजदूर के ऊपर बहुत अच्छा गीत गाया था, जो हमारे सेशल्स, फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में जो भेजे जाते थे हमारे भारतीय अंग्रेजों के ज़माने में भारतीय मजदूरों को, उनके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया था, बहुत ही मशहूर हुआ था, ये भी जानते रहिएगा। और इनको 1991 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आप जानते रहिए, नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ने पुणे में जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? ये अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका के परवाड़ी गांव में तैयार किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए? संजय वर्मा, रिमेंबर रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक बताया है। मतलब इसका मतलब उत्तर प्रदेश मदरसे अब चलते रहेंगे। 16,000 मदरसों के 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे। तभी आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूज़। ठीक, और देखते हैं भाई, तो जान लीजिए क्या है यूपी मदरसा बोर्ड कानून। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस कानून को राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी।
मदरसा एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा को गुणवत्ता को सुधारना, छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना, मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना। इस कानून का विरोध होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। हाँ, इसमें याद रखिएगा संविधान की जो 75वीं सालगिरह यानी 26 नवंबर को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। और इस सत्र में शीतकालीन के वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड विधेयक समेत कई बिल पेश किए जा सकते हैं। और फिर देखिए क्या होगा, हम तो न्यूज़ लाएंगे ही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत ब्रांड आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत ब्रांड चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर उपलब्ध रहेगा। इन्हें सहकारी समितियों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नॉफेड और केंद्रीय भंडार के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए 5 और 10 किलोग्राम के पैकेट में बेचा जाएगा। याद रखिएगा। हाँ, IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 55वें संस्करण जो गोवा में आयोजित किया जाएगा, इसमें 4 कलाकारों की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। कौन कौन है? राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्कीनेनी नागेश्वर राय और मोहम्मद रफ़ी। इन सब का जन्म 1924 में हुआ था। ठीक है, और इसमें 55वें फिल्म फेस्टिवल में ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में नामित किया गया है। ये भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IFFI एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में हुई थी। IFFI का उद्देश्य फिल्मों की हृदय स्पर्शी कहानियों और उनके पीछे के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का विश्व के दर्शकों के साथ परिचय कराना है, ये इसका उद्देश्य होता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जरिए ऑपरेट किया जाता है। रिमेंबर इट ऑलवेज। ISA, अभी मैंने उसको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, लेकिन जान लीजिए कुछ और। इसका 7वां सत्र जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया और इस सत्र में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। इस सत्र में 120 से अधिक देश और ग्लोबल पार्टनर्स शामिल हुए थे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA उन देशों का एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये सौर संसाधन संपन्न देश है जिन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा, एक स्वच्छ, जलवायु अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर जोर देते हुए ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया था। इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। ISA को सोलर पॉलिसीज और एप्लीकेशंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी कहा जाता है। सोलर पॉलिसीज और एप्लीकेशंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कहा जाता है। 120 से अधिक देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सम्मेलन 2018 में PM नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में किया गया था। S जयशंकर द्वारा जो अभी वहाँ पर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य दूतावास खोला गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भारत का 4था वाणिज्य दूतावास है। इससे पहले 3 सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में पहले से ही मौजूद हैं। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो नई दिल्ली में हुआ, इसके जो थीम है एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका, रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया है, याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच बने करतारपुर साहिब गलियारे के 5 वर्ष
पूरे हो गए हैं और ये गलियारा का उद्घाटन गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश दिवस पर 9 नवंबर 2019 को गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में किया गया था और इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2029 तक के लिए अब ये बढ़ा दिया गया है। और ये बता दें कि ये गलियारा पाकिस्तान के नौरावल जिले के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक जाता है। ठीक है, यहाँ करतारपुर में माने नानक जी ने, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने 18 वर्ष अपने जीवन के बिताए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने मनाया अपना 25वां स्थापना दिवस। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बासा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के फैसले को किया खारिज। इसके मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है, उसमें उसको अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा खारिज किया गया था, उसको उसने बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये अल्पसंख्यक संस्थान है। अब लेकिन उसने 7 बिंदु पर मानक तय किए हैं, जो एक 3 जजेस की बेंच माने बनाई जाएगी, जो ये तय करेंगे कि ये अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने लायक है कि नहीं। ये अभी तय किया जाएगा, ये भी जानते रहिएगा। और भगवान सूर्य को समर्पित और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित छठ पूजा का महान पर्व संपन्न हुआ। ये जो दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है, 3 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार नहाय खाए से शुरू हो जाता है और ये भी संपन्न हुआ। तो इसी के साथ ये कलेक्शन भी मेरा संपन्न हुआ। भगवान सूर्य आप पर कृपा बनाए रखें। पूरी दुनिया को ज्योति और प्रकाश देने वाले सूर्य भी आप पर कृपा बनाए रखें। अगर ये क्लास पसंद है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक पर। थैंक यू।